इट इज आइडेंटिफाई जोन। अच्छा, चलो अच्छी बात है। Where is and now? Okay, okay. इसे विंडो से समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। Now, okay. पीपीटी सभी लोगों को दिख रही है? पीपीटी सभी लोगों को दिख रही है? ओके। पाँच पता है सर, पाँच में पूरा नॉर्थ ईस्ट आता है। अच्छा जी। आप लोग तो बहुत आगे हो। हाँ, ओके। दिस इज द योर विंड लोड 875 की नहीं, थोड़ा मिनिमाइज कर लो। ये आई थिंक कोड ही है विंड का। आईस 875 नहीं, तो मैं इसके साथ ही मेरे पास बहुत सारे मटेरियल्स हैं, तो दैट्स वाई। एक मिनट, होल्ड ऑन। लोकल डेसी नहीं, ये तो रखता ही नहीं मैं। यहाँ पे जाओ, कहीं पे आईएस कोड दिख रहा है? आईएस कोड क्योंकि मेरे आंखों के सामने होता है, मुझे दिखाई नहीं देता। आईएस कोड आईएस 1893 पार्ट 1। 1893 1893 पार्ट 1। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लो आप लोग, बेसिकली जो विंड लोड का हम सॉरी सिस्मिक लोड का जो हम कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा देखो, कभी कभी मेरे मुंह से भी अगर विंड लोड निकल जाएगा तो उसे विंड की जगह सिस्मिक ही समझना, बिकॉज विंड हमने पढ़ लिया है। आज की जो टॉपिक है सिस्मिक की टॉपिक है। ठीक है, तो बेसिकली हम इंडिया में, अगर इंडिया में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो इंडिया में जो कंस्ट्रक्शन करते हैं विंड के सॉरी सिस्मिक के अकॉर्डिंग, तो द कोड ऑफ सिस्मिक इज आईएस 1893 पार्ट 1। इन सारे कोड्स को आप याद कर लेना। ये कोड्स आपके आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी इम्पोर्टेंट हैं, एंड प्लस यहाँ स्टैट में तो है ही। तो आपको जो भी डेटा, जैसे आपने प्रीवियस डेटा विंड का पुट किया था, उसी तरह से डेटा आपको पुट करना होगा सिस्मिक का। सिस्मिक में बेसिकली आप दो तरह का कैलकुलेशन स्टैट में करोगे। फर्स्ट जो कैलकुलेशन है, फर्स्ट कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन अकॉर्डिंग टू स्टैटिक कैलकुलेशन, एंड सेकेंड जो बेस्ड है वो है डायनेमिक कैलकुलेशन। ठीक है, तो स्टैटिक कैलकुलेशन तो आप बहुत इजीली कर लोगे, और स्टैटिक कैलकुलेशन में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो स्टैटिक कैलकुलेशन तो आप आराम से कर लोगे। बट ये नहीं बढ़ेगा, ये नहीं बढ़ेगा। बट डायनेमिक कैलकुलेशन वो थोड़ा पीएचडी लेवल का एनालिसिस है, तो उसे मैं सॉफ्टवेयर पे आपको समझा दूंगा सारी चीजें कैसे कैसे होती हैं। और मेरे पास का कैलकुलेशन है, मैं उसे भी दिखा दूंगा, बट मुझे पता है कि समझ में नहीं आएगा कोई चीज। बट एक बार मैं विजुअलाइज कर दूंगा, चीजों को आइडेंटिफाई कर दूंगा, वो चीजें उतना समझ में आपको थियोरेटिकली नहीं आएंगी जितना वो चीज समझ में आपको ऑन द बेसिस ऑफ सॉफ्टवेयर आएगा। ठीक है,
तो बेसिकली अभी तक जो हमने मेंशन किया था, लाइक दिस, कुछ इस टाइप से हमारे पास फ्रेम है। अच्छा, मेरे फिगर से आप लोगों को कोई शिकायत तो नहीं है ना? ये जो मैं आप लोगों को पेंट से बनाता रहता हूँ, इससे कोई शिकायत तो नहीं है? थोड़ी ये गड़बड़ बनती है मुझसे, इसके लिए सॉरी। ये थोड़ी ड्राइंग अच्छी अच्छी क्या, इन द सेंस, अब चूंकि मैं, अगर मुझे स्केल से करना होता तो मैं चीजें क्लियर कर लेता, बट ये थोड़ा पेंट से बनाना पड़ता है, तो दैट्स वाई थोड़ी सी ये बेंड हो जाती है। ठीक है, ओके। बहुत बहुत अच्छी है। अरे इतना भी मस्का नहीं लगाओ, ठीक है। हाँ, माउस इजी नहीं हो तो बस यही रीजन है कि वो, उसके लिए सॉरी। ठीक है। और निशांत, इतना मस्का लगाना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। मुझे भी पता है कि मैं क्या बनाता हूँ। आपको पता है ना कि हम लोग आईआईटी से हैं, तो हम लोग को हम लोग को इतना वो मत क्या करो, अंदर की चीजें हम लोग को पता रहती है। ठीक है, ओके, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद भी एक मिनट। फीडबैक फॉर्म सभी लोगों ने फिल कर दिया? फीडबैक फॉर्म सभी लोगों ने फिल कर दिया? हाँ, कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस। हाँ, कॉन्सेप्ट में अगर कुछ कमी हो तो बताना, कॉन्सेप्ट को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम होगी तब बताना। मैं चीजों को एकदम खोल खोल के रख देता हूँ आप लोगों के सामने कि कौन सा किस वजह से कैसे हो रहा है। कॉन्सेप्ट में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तब बताना, तो उसका मैं रिजॉल्व करूंगा। ठीक है, मान लीजिए हमारी एक फ्रेम है, एक 3D फ्रेम है। 3D फ्रेम में अगर मैं इसे बनाऊं 2D में, तो कुछ इस टाइप से दिखाई देगी, लाइक दिस, ऐसे। 3D हो गई, एक 2D हो गई। फ्रंट से मैं इसे देख रहा हूँ। अब देखो, अभी तक आपने जो डेड लोड लाइव लोड अप्लाई किया था, डेड लोड लाइव लोड अप्लाई किया था, तो वो क्या लोड थे कि बेसिकली वो अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में सारी लोडिंग अप्लाई हो रही थी, क्योंकि हमें पता था कि ड्यू टू ग्रेविटी ये सारी लोड कंपोनेंट से होते हुए, बीम से होते हुए, मतलब बीम से होते हुए कॉलम पे होते हुए, फिर बीम से होते हुए कॉलम पे होते हुए, फिर बीम से, सारे बीम से होते हुए कॉलम पे। ये आपका फ्लो डायग्राम है। ये भी पूछते हैं कि बेसिकली लोड का फ्लो डायग्राम क्या होता है, तो आप लोग इसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। ऐसे होते हुए ये कहाँ चला जाता है? सीधे आपके फाउंडेशन में चला जाता है। ठीक है। और सपोर्ट मतलब आप लोग से फाउंडेशन नहीं समझना, ठीक है। सपोर्ट मीन्स रिएक्शंस ओनली, सपोर्ट करना, दिस इज नॉट फाउंडेशन। ओके, तो नाउ हियर यू कैन सी, जब भी हम आप लोगों को पता है कि लाइक ये मेरी अर्थ सरफेस है, ये मेरी कुछ अर्थ सरफेस है, ऐसे बनी हुई है, ये हमारी बिल्डिंग बनी हुई है ऐसे। ठीक है, ये हमारी अर्थ बनी हुई है। तो हमें पता है कि जो वेव्स प्रोड्यूस होते हैं, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक क्यों आता है? एनीवन, किसी के पास कोई इसका आंसर है? अच्छा, ये बताओ, छोड़ो सारी बातें, थोड़ी हम लोग ज्योग्राफी की बातें कर लेते हैं। मुझे ये बताओ, इंडिया की प्लेट्स मूवमेंट, हाँ वही मैं पूछने वाला था साजिद, कि वेरी गुड,
अरे वाह, मेरे पूछने से पहले ही आंसर। दैट्स वेरी गुड। बहुत अच्छा। इंडिया जो इंडिया इन द सेंस कि जो एशिया है पूरा, वो किस प्लेट पे बेस्ड है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लेट्स होते हैं ना, आर्कटिक प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लेट्स होते हैं। तो जो आपकी ओवरऑल एशिया पूरा एरिया जो है एशिया का, तो वो किस पे बेस्ड है? यूरेशिया। ओके। ठीक है। एक मिनट, जस्ट मिनट, मैं रिपोर्ट सेंड कर दूं। ओके। ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, जो ये हमारे प्लेट्स होते हैं, हिमालयन प्लेट्स का अर्थक्वेक, वेरी गुड, ठीक है राहुल। तो ये जो प्लेट्स होते हैं, ये प्लेट्स, क्योंकि ये तो सबसे अपर क्रस्ट है, सबसे टॉप का है, जिसपे हम रहते हैं, मूव करते हैं। बट इसके बाद भी अर्थ कई सारे लेयर्स में बनी होती है। इनर प्लेट, आउटर प्लेट, इनर क्रस्ट, आउटर क्रस्ट, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स में बनी होती है। ये मैं आपको पीपीटी के थ्रू अगर दिखाऊं, यू कैन सी लाइक वेर इज, जस्ट होल्ड ऑन। कोई तो था, नहीं, बस एक मिनट वेट करो। ओके, कहाँ गया? ठीक है, इसी में देखो। लाइक इस तरह से आपकी जो इनर कोर होती है, कोर में क्या होता है, कोर में मैग्मा फ्लो करते रहते हैं। ठीक है। मैग्मा क्या होते हैं, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे आपके डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स उसमें मूव करते रहते हैं, है ना। उसमें आयरन होता है, मैग्नीज होता है, ये सारी चीजें जो अर्थ के मेटल्स है, वो सारी चीजें एक हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होके अर्थ के सरफेस पे मूव करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, कोर मूवी देखा किसी ने? कोर मूवी किसी ने देखा है? अगर किसी ने नहीं भी देखा होगा तो उसे देखना, बहुत ही अच्छी मूवी है। उससे आपको कॉन्सेप्ट मिलते हैं। वो जो मूवी है उसपे कॉन्सेप्ट है पूरी तरह से, वो एक तरह से साइंस फिक्शन मूवी है, और कॉन्सेप्ट भी है, साथ साथ इंटरेस्ट भी आएगा आप लोगों को चीजों को समझने में। तो उसे देखना। तो उसमें यही है कि ये जो मैग्मा मूव करते हैं, नेम ऑफ द मूवी इज कोर, CORE। ठीक है। तो वो जो मैग्मा है, मैग्मा अगर मूव नहीं करे तो उससे क्या होता है? अगर ये मैग्मा स्टेबल हो जाए, ये मूव नहीं करे, तो क्या होता है, क्या होगा? ये जो मैग्मा मूव करती है, मूव करने के बेस पे क्या होता है, अगर आप इसके सरफेस में, आप यहाँ पे मैग्मा ऐसे फ्लो कर रही है,
अलग अलग डायरेक्शन में। ठीक है, अगर ये मूव करना बंद कर दे तो ये इन्हीं के बेस पे क्या होता है ना, इन्हीं के बेस पे एक पूरा रेंज बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का एक पूरा रेंज ऐसे सप्लाई होता है इस टाइप से, जिसके थ्रू आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल मेंशन करते हो। ये सारी चीज साइंटिफिक है। ठीक है, इस तरह से आपने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये सारी चीज पढ़ी होंगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अगर ये मैग्मा मूव करना बंद कर दे तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट फिर होना बंद हो जाएंगे। जब ये स्टेबल हो जाएंगे तो ये रोटेट करना बंद कर देंगे। ये रोटेट करना बंद कर देंगे तो आप लोगों को पता है कि वर्ड्स में बहुत टाइप की वो होती हैं, लाइक बर्ड्स की कुछ स्पीसीज ऐसे होते हैं जो इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बेस पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बेस पे क्या करते हैं, अपने डायरेक्शन को मेंशन करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना कि साइबेरिया के जो वर्ड्स होते हैं वो इंडिया में आके, आप कभी जाना है यहाँ पे इलाहाबाद में जाना, जब कुंभ का मेला होता है अप्रोक्सीमेटली, मैं बात कर रहा हूँ जनवरी फरवरी फरवरी की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, जैसे बेट्स भी कर सकते हो, तो फरवरी की बात मैं कर रहा हूँ। वहां पे जाओगे तो देखोगे कि जो संगम है उस संगम पे फॉरेनर बर्ड्स आते हैं। तो वो बहुत हजारों किलोमीटर की डिस्टेंस मैनेज कर तय करके आते हैं, इतनी डिस्टेंस वो कवर करते हैं। वो किस बेस पे आते हैं, वो अपने इसी क्योंकि उनके पास डायरेक्शन का कोई नॉलेज नहीं होता है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बेस पे ही वो अपने डायरेक्शन को मेंशन करते हैं। ठीक है, तो जब अगर ये बंद हो जाए तो बर्ड्स क्या हो जाएगा, अपना डायरेक्शन, उनको डायरेक्शन का नॉलेज नहीं होगा, एंड देन वो भटक जाएंगे। साथ साथ इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में मूवमेंट रहता है, पूरे एटमॉस्फेयर में मूवमेंट होता है। एटमॉस्फेयर क्या करता है, पूरी तरह से मूव करता रहता है, लाइक दिस, कुछ ऐसे ऐसे मतलब जी अलग अलग डायरेक्शन में। अब जो हमारी तरफ का एटमॉस्फेयर है वो मूवमेंट होता है। अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव करना बंद कर दें तो हमारी ये एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगी, इसमें भी मूवमेंट बंद हो जाएगी। फिर ये भी मूव करना बंद कर देंगे, तो उस मूव करने से उससे क्या होगा कि फिर जो जो अर्थ पे जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं वो सारी चीजें होना बंद हो जाएंगी। देखो, छोटी सी चीज से स्टार्ट होते होते वो क्या होगा कि धीरे धीरे करते करते क्या हो जाएगा कि अर्थ पे सारी चीजें बंद हो जाएंगी। और अगर ये सारी चीजें बंद हो गई, विंड फ्लो होना बंद हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा अर्थ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पूरे एटमॉस्फेयर को वो मूवमेंट में और पूरे अर्थ को चलाने में। ये सारी चीज बहुत ही हेल्पफुल होती है। ये सारी चीज साइंटिफिक है, इसके बेस पे आप उस चीज को मेंशन कर सकते हो। तो लाइक जब ये मैग्मा मूव करते हैं, ये जब मैग्मा मूव करते हैं तो ये क्या करते हैं, जब कभी भी हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स या यूरोपियन प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स यूरोपियन प्लेट्स आपस में, देखो दो तरह से क्या होता है बेसिकली, मैं इसे इरेज कर दूं। दो तरह से क्या होता है कि हमारी प्लेट्स जो होती है, वाइब्रेशन जो होती है वो किस तरह से होती है उसे मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैंने बहुत ज्यादा लाइन ड्रॉ कर दी। लाइक जब आप बात करते हो, मान लिया दो कोई एक टेक्टोनिक प्लेट्स ऐसे है, इस टाइप से, कुछ इस टाइप से, तो ये आपस में क्या होते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है, क्योंकि अर्थ की जो सरफेस है वो बहुत बड़ा है, तो अर्थ की मूवमेंट को हमें हमें पता नहीं चल पाता है। अभी भी हम एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे हैं,
बट चूंकि अर्थ का सरफेस एरिया इतना बड़ा है, इतना ज्यादा है, और इन कंपैरिजन टू सरफेस एरिया हम ह्यूमन बॉडीज बहुत ही छोटे हैं। इन कंपैरिजन टू सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, हम जो अगर अब ऐसे ही कंसीडर कर लो कि एक कोई सी है, उस सी में एक वाटर ड्रॉप कर दो तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह से क्या होता है कि हम ह्यूमन बीइंग्स भी ऐसे ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं पूरे सरफेस, अर्थ सरफेस पे। अर्थ पूरी तरह से मूव करती है, आपको पता है ना। अर्थ क्या है, टू टाइप से मूवमेंट होती है। एक तो वो सन के चारों तरफ से मूवमेंट करती है, एंड साथ साथ वो अपने एक्सिस के अकॉर्डिंग भी मूव करती रहती है। ये जो मूवमेंट होता है ये 24 आवर्स के अकॉर्डिंग होता है, और ये जो मूवमेंट होता है ये आपके 12 ईयर या कितने, 365 डिवाइडेड बाई 1/4 डेज के रिस्पेक्ट में ये मूवमेंट होता है। तो दो तरह से, रोटेशनल और रेवोल्यूशनल, दो तरह से मूवमेंट आप यहाँ पे देखते हो। तो ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट के बेस पे क्या होता है, जब मैग्मा मूव करती रहती है पूरे सरफेस में, तो उसके ऊपर ये जो हमारी प्लेट्स होती हैं, यूरोपियन प्लेट्स हो गए या फिर टेक्टोनिक प्लेट्स हो गए, ये मूव करती रहती है। बिकॉज इसके नीचे का बेस अगर मूव कर रहा है तो डेफिनेटली हम मूव करेंगे। तो ये प्लेट जब मूव करती हैं, तो ये मूव करते करते एक ऐसा टाइम आता है कि ये एक दूसरे पे क्या करती हैं, कोलैप्स करती हैं। इस तरह से कोलैप्स करती है। इस जब ये प्लेट्स एक दूसरे पे कोलैप्स हो जाती हैं लाइक दिस, इस तरह से एक दूसरे पे ये कोलैप्स हो जाती हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट, मैं या लिख देता हूँ कन्वर्जेंट। ठीक है। तो जब ये प्लेट्स आपस में कोलैप्स होती हैं, तो इनमें एक प्रोसेस होता है कन्वर्जेंट का। जैसे ही कन्वर्जेंट आपस में कन्वर्ज करती हैं, तो फिर इसके थ्रू क्या करते हैं, वेव्स प्रोड्यूस होते हैं। ऐसे ऐसे क्या करती है, वेव्स प्रोड्यूस होती है। और चूंकि अर्थ का सरफेस बहुत बड़ा है, तो ये अंदर से आते आते क्या करता है, ये पूरे सरफेस में, अर्थ के सरफेस पे इस तरह से ये अलग अलग डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है। हिमालय भी ऐसी बेस पे, हाँ, इसी तरह से बना था। सिमिलरली दूसरा जो है, एक तो फ्रीक्वेंसी आपकी इस बेस पे होती है। दूसरा, जब ये आपस में कन्वर्ज करते हैं, कन्वर्ज करने के बाद फिर भी ये हमारी मैग्मा मूव करती रहती है। तो जब ये आपस में बहुत ज्यादा एक दूसरे कन्वर्ज कर लेते हैं, तो इनमें एक रिपल्सन फोर्स लगता है। इनमें क्या होता है, एक रिपल्सन फोर्स लगता है। क्योंकि जनरल सी बात है ना कि दोनों तरफ से फोर्स अप्लाई होने के बाद हम कन्वर्ज कर गए, लड़ गए आपस में। लड़ने के बाद, अरे कैसे बताओ, बुल फाइट देखो, अगर दो बुल आपस में लड़ते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रेशर देते हैं। प्रेशर देने के बाद क्या होता है कि कभी एक बुल दूसरे बुल पे ज्यादा तेज प्रेशर देता है तो दूसरा वाला पीछे हो जाता है। तो इसी बेस पे अगर इन दोनों में से या फिर दोनों का सेम लोड होगा, तो फिर एक दूसरे से क्या करेंगे, रिएक्शन प्रोवाइड करते हैं, रिवर्स रिएक्शन। तो रिवर्स रिएक्शन करने के बाद ये जो कन्वर्जेंट प्लेट होते हैं, ये फिर से कन्वर्ट होते हैं किसमें, इस वाले प्लेट पे, दूर दूर। तो ये प्लेट्स आपस में क्या होते हैं, फिर से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, फिर से एक दूसरे से। और ये प्रोसेस पूरी टाइम चलता रहता है। ये प्रोसेस पूरे टाइम चलता रहता है। मतलब अ, पूरे टाइम इन द सेंस, अगर मैं उन्हें कहूँ हजारों वर्षों में चलता रहता है, तो हमारे अकॉर्डिंग तो बहुत लंबा वर्ष है। बट यहाँ पे वो चूंकि प्लेट्स है, तो मूवमेंट उनका उसी हिसाब से होता है। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में वो डाइवर्जेंट हो जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है, इसे हम बोलते हैं डाइवर्जेंट। तो एक दूसरे से जब ये दूर होते हैं, तब फिर एक और वेव यहाँ से प्रोड्यूस होता है। तो ये जो वेव प्रोड्यूस होते हैं, लाइक आफ्टर कन्वर्जेंस एंड आफ्टर डाइवर्जेंट, जो वेव प्रोड्यूस होते हैं, इन्हीं वेव को हम बोलते हैं सीस्मिक वेव। इन्हीं वेव को क्या बोलते हैं हम, सीस्मिक वेव। इज इट क्लियर? डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट, ये दोनों चीज समझ में आ गई।
टेल मी एवरीवन। ओके, तो नाउ अब उसके बाद जब ये वेव से इन सारी चीजों के होने के बाद क्या होता है कि जब ये सरफेस पे आती हैं तो ये अलग अलग डायरेक्शन में, क्योंकि ये वेव है ना, तो वेव का डायरेक्शन हमें मेंशन करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि हम उसे वाई डायरेक्शन में नहीं मेंशन करेंगे, वाई डायरेक्शन में भी मेंशन करेंगे, बट जब हम स्टैटिक कैलकुलेशन करते हैं तो वाई डायरेक्शन में मेंशन नहीं करते। स्टैटिक कैलकुलेशन में क्या होता है, स्टैटिक कैलकुलेशन में जो वेव मूव होते हैं वो अलोंग द सरफेस मूव करते हैं। अगर ये आपका सरफेस है तो इस सरफेस के अलोंग मूव करेंगे, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, एक्स डायरेक्शन या जेड डायरेक्शन, या एक्स डायरेक्शन या जेड डायरेक्शन, एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन या जेड पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव और जेड नेगेटिव। तो स्टैटिक कैलकुलेशन में हमें क्या करना होता है, इसी वेव्स के बेस पे हमें बेस शेयर कैलकुलेट करना होता है। बेस शेयर क्या है? बेस शेयर मतलब कि ये जो वेव्स आ रही हैं, इस वेव्स की बेस पे, इस बिल्डिंग पे जो लेटरल फोर्सेस जनरेट हो रही हैं, क्योंकि जनरल सी बात है, ये अगर वेव ऐसे से मूव करेगी तो इस बिल्डिंग को इस तरफ लेकर जाएगी ना। अगर इस तरह समझो कि ये आपकी फ्रेम है और ये आपकी वेव्स ऐसे मूव कर रही है, तो ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग का कुछ अपना वेट होगा, बिल्डिंग का वेट अपना होगा, लाइक मैंने मेंशन कर लिया 100 किलोन्यूटन की वेट है। तो जनरल सी बात है, अगर ये वेव आ रही है, ये वेव आ रही है, ये वेव आ रही है, इसकी भी कुछ इंटेंसिटी है, तो ये वेव क्या करेगी, ये वेव इस बिल्डिंग को अपने साथ ले जाने की टेंडेंसी रखेगी कि नहीं रखेगी? इस बिल्डिंग को क्या करेगी कि तुम भी मेरे साथ चलो, है ना? इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है ना कि जैसे ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की 100 किलोमीटर की वेट है, तो अगर ये वेव आ रही है तो इसके बेस में आ रही है, किसी भी डायरेक्शन से आ रही है, एक्स डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन से, तो ये बिल्डिंग को उस डायरेक्शन में मूव कराने की टेंडेंसी रखेगी कि भाई तुम भी मेरे साथ साथ मूव करो, क्योंकि ये तो स्टेबल है, बिल्डिंग तो स्टेबल है, बट जो नीचे का सरफेस है वो स्टेबल नहीं है ना। तो बिल्डिंग क्या करेगा, बिल्डिंग भी एक अपने लिमिट एरिया तक क्या करेगा, अगर इस डायरेक्शन से है तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, अगर इस डायरेक्शन में सॉरी, अगर इस डायरेक्शन में वेव आ रही है तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, एंड नाउ इसी तरह जेड डायरेक्शन है तो जेड डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी रखेगा, लाइक दिस, लाइक दिस। तो हमें क्या करना होता है, इसी मोमेंट्स पे बिल्ड मतलब ऐसा नहीं करना है कि अगर ये बिल्डिंग मूव कर जाएगी अपने लिमिट स्टेट्स से ज्यादा मूव कर जाएगी तो बिल्डिंग क्या हो जाएगी, फिर तुरंत बिल्डिंग तुरंत, अगर ये पूरी की पूरी इस वेव के साथ मूव कर गई तो बिल्डिंग क्या हो जाएगी? ऐसा तो नहीं है कि वो वाटर है, वाटर के अंदर कोई बोट ऐसे मूव कर रही है तो बोट चलती जा रही है, चलती जा रही है, जनरल सी बात है, अगर मैंने इसे बनाया तो इसमें कुछ फाउंडेशन बना रखी है, चीजें मेंशन कर रखी है, बट अगर ये पूरी की पूरी इस वेव के साथ मूव करना शुरू कर देगी तो फिर पूरी की पूरी बिल्डिंग क्या हो जाएगी? कोलैप्स हो जाएगी। ठीक है, तो इसी कोलैप्स को ऐसा, और एक चीज और ध्यान रखना, ये हमारे बस में नहीं है कि हम इसकी फ्रीक्वेंसी को मिनिमाइज कर सके या फिर इस फ्रीक्वेंसी को हम लिमिट कर सके। दिस इज द नेचुरल प्रोसेस, ऑल दिस पैटर्न इज नेचुरल प्रोसेस। तो नेचर पे हमारा कोई अभी तक इतना बड़ा कमांड नहीं हो पाया है कि हम नेचुरल की जो एक्टिविटीज है उस पर कुछ बाउंडेशन लगा सकें। अगर हम नेचर के साथ खिलवाड़ करेंगे तो जनरल सी बात है कि नेचर हमें उसको रिस्पॉन्ड करेगी। ठीक है,
तो हमें क्या करना होता है कि लाइक अगर ये फ्रिक्वेंसी आ रही है, लाइक मैंने इसे मेंशन कर लिया 5.7 रेक्टर स्केल पे। रेक्टर स्केल जो उसकी यूनिट होती है, एक स्केल के बेस पे ऐसे उसकी टेंडेंसी मेंशन की जाती है, ऐसे ऐसे आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे ऐसे फ्रिक्वेंसी आती है, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये रेक्टर स्केल होता है। तो इसी के बेस पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे ग्राफ होती है, इस ग्राफ के बेस पे हम चीजों को मेंशन करते हैं। टाइम वर्सेस वेलोसिटी एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक ग्राफ होती है। तो लाइक ये 5.7 की अगर हमारे पास कोई फ्रिक्वेंसी आ रही है, तो हमें इस बिल्डिंग को डिजाइन एज ए 5.7 के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा, या 5.7 या 6 के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा, कि जिससे ये बिल्डिंग मूवमेंट तो हो। इसमें पूरी तरह से हम रिजिड नहीं बना सकते ना। अगर हम इसे पूरी तरह से रिजिड बना देंगे, तो जैसे ही अपने लिमिटिंग एरिया को क्रॉस करेगी, वो तुरंत की तुरंत कोलैप्स हो जाएगी। तो हम इसे क्या करते हैं, थोड़ी सी इसमें डक, डक्टाइल मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, डक्टाइल बनाते हैं। बिल्डिंग को हम जनरली क्या बताते हैं, डक्टाइल। डक्टाइल क्यों बनाते हैं कि लाइक अगर कुछ इस तरह से फ्रिक्वेंसी आ रही है, तो उसके आने से जो वाइब्रेशन होता है, उस वाइब्रेशन वाइब्रेशन को क्या कर जाए, वो आराम से मैनेज कर लिया जाए। ओके। तो जनरली होता क्या है कि हमें बिल्डिंग को रिजिड नहीं बनाना होता है। बिल्डिंग को हमें कैसे बनाना होता है, एज ए डक्टाइल। इतनी भी डक्टाइल नहीं करना होता कि बिल्डिंग पूरी पूरी तरह से झुक जाए, है ना। उसकी भी एक लिमिटिंग होती है। उस लिमिटिंग के बेस पे हमें कितना हमें उसे डक्टाइल बनाना है, कितना उसे हमें ब्रिटल बनाना है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम मेंशन करते हैं अपने सिस्मिक कैलकुलेशन में। यहां तक का कॉन्सेप्ट समझ में आया? टेल मी। ओके, अब हम बात करते हैं इस वेव्स की। ये जो वेव्स आ रही है, इन वेव्स की बात कर रहे हैं। ये वेव्स जो होते हैं, वो टू टाइप्स के होते हैं। एक प्राइमरी वेव्स होते हैं, एक सेकेंडरी वेव्स होते हैं। अब मैं आपको पीपीटी दिखा रहा हूँ। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पीपीटी मेरे पास है। आप उस पीपीटी के थ्रू से समझो, बिकॉज मैं फिगर के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा तो समझ ज्यादा कंफ्यूज जाओगे। तो नाउ हियर यू कैन सी सिस्मिक वेव। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, दिस इज द प्राइमरी वेव, दिस इज द सेकेंडरी वेव। यहाँ पे देखो। ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पे देखो, कुछ डिफिनेशंस हैं लाइक सिस्मिक वेव। सिस्मिक वेव आर द वेव्स ऑफ एनर्जी। ये जो वेव होते हैं वो एनर्जी के वेव्स होते हैं, दैट ट्रेवल थ्रू द अर्थ लेयर। जो हमारी अर्थ की लेयर होती है उसके थ्रू ये ट्रेवल करते हैं। एंड आर ए रिजल्ट ऑफ अर्थक्वेक, जो एक अर्थक्वेक का रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। वोल्केनिक इरप्शन, मैग्मा मूवमेंट, लार्ज लैंडस्लाइड एंड लार्ज मैन मेड एक्सप्लोजर, लाइक एटॉमिक एक्सप्लोजर, इस टाइप की कुछ एक्सप्लोजर हुई, दैट गिव्स आउट low frequency acute energies. Now, seismic waves are studied by geophysicists called seismologists. Seismic wave field are recorded by a seismometer, hydrophone in water, इसे वाटर में यूज करते हैं, और एक्सेलरोमीटर। Now you can see here, इसके बारे में बताया गया, the propagation velocity of the wave depend on the density and elasticity of the material। इन सारी चीजें बताया गया कि कहाँ किसके थ्रू वो मूव करते हैं, प्रोपगेशन कैसे होता है। velocity tend to increase with depth and range from approximately 2 to 8 किलोमीटर पर सेकेंड के अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, टेंड कर वेलोसिटी मूव करती है इन द अर्थ क्रस्ट अप टू 13 किलोमीटर पर सेकेंड इन द डीप मेंटल। जिसका मेंटल है, उस मेंटल में 13 किलोमीटर पर सेकेंड के बेस पे मूव करती है, और सरफेस पे आते आते ये 2 to 8 किलोमीटर पर सेकेंड के बेस पे मूव करने लगती है। नाउ देयर आर सम डिफरेंट टाइप ऑफ seismic wave।
like first you can see here, this is the body wave. In body wave, first is the primary wave and second is the secondary wave. And now you can see here, in body wave there are two types, primary wave and secondary wave. And surface wave, there are Rayleigh wave, love wave, and astronomy wave. Primary and secondary wave means primary and secondary wave in earth mantle and core. तो ये जो वेव्स आप देख रहे हो, बॉडी वेव, सरफेस वेव, इसको अगर आप देखो, लाइक यहाँ पे इसमें जो प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव एंड सरफेस वेव यहाँ पे दिखा रखा है, ये कौन सा वेव हो जाएगा? प्राइमरी सेकेंडरी वेव कौन सा वेव हो जाएगा? टेल मी। प्राइमरी वेव एंड सेकेंडरी वेव कौन सा वेव हो जाएगा? टेल मी एवरीवन। प्राइमरी और सेकेंडरी वेव जो पार्ट्स यहाँ मैंने दिखाया है ना, प्राइमरी वेव एंड जो सेकेंडरी वेव है, ये जो पार्ट्स है ये आपके किसके हैं? बॉडी वेव के पार्ट्स हैं, ठीक है। एंड नाउ सेकेंड जो आपको वेव मिलेगी वो सरफेस वेव मिलेगी। तो नाउ हियर you can see, this is the primary wave, this is the secondary wave, and this is the surface wave. Now you can see here, earthquake vocabulary यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की। ये फोकस है जहाँ से अर्थक्वेक प्रोड्यूस हो रहा है एंड डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। मूव करने के बाद आप देखोगे जिस पोजीशन पे अर्थक्वेक प्रोड्यूस होता है उसे हम फोकस बोलते हैं। एंड नाउ उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सबसे पहले सरफेस के जो टॉप सरफेस है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे जहां वो स्ट्राइक करता है उस पोजीशन को हम बोलते हैं एपिक सेंटर। ओके, ये फोकस हो गया। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो सबसे पहला स्ट्राइक होगा जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम बोलेंगे एपिक सेंटर। यहाँ पे मैंने आपको बताया था इस द डाइवर्जन कन्वर्जन के प्रोसेस पे। इसी के बेस पे आप यहाँ पे देखो, इफ earthquake start at the focus deep inside earth, how do you feel in on the surface? सरफेस पे कैसे फील करेंगे? नाउ यू कैन सी, यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है। तो सबसे पहले जो वेव प्रोड्यूस होता है वो वेव प्रोड्यूस होता है प्राइमरी वेव। प्राइमरी, इसका एयरपोर्ट लेके गए थे। प्राइमरी वेव क्या करता है? सबसे पहले इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। इसकी इंटेंसिटी, प्राइमरी वेव की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? बिकॉज इसमें सबसे पहले जो वेव प्रोड्यूस होता है वो प्राइमरी वेव होता है। वो प्राइमरी वेव जाके सबसे पहले हमारे अर्थ को स्ट्राइक करता है एंड देन उसके बाद से जो वेव प्रोड्यूस होती है, देन दिस इज नोन एज सेकेंडरी वेव। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटेंसिटी, सबसे ज्यादा हार्मफुल कौन सी वेव होगी? ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटेंसिटी, दोनों में से कौन सी वेव सबसे ज्यादा रिजल्ट करेगी? प्राइमरी वेव। यहीं पे कहानी है, यहाँ पे ही कहानी है। देखो, प्राइमरी वेव क्योंकि अब जैसे ये आई और इस सरफेस पे आके स्ट्राइक की और आगे मूव कर गई, ठीक है। तो इसे थोड़ा इस तरह से समझो, मान लिया मैंने आगे अचानक आपको एक बार प्रेस कर दिया और आप क्या किए कि
ठीक है, थोड़ा बहुत आप मूव किए, बट खुद को फिर से एडजस्ट कर लिया। होता नहीं है कि जैसे क्या कहते हैं, डॉक्टर के पास जाओ तो उन्हें जब कुछ आपको वैक्सीनेशन करना होता है तो आपका ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर करते हुए अचानक से आपको लगा देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। तो प्राइमरी वेव यही होता है, प्राइमरी वेव की इंटेंसिटी इतनी इतनी ज्यादा होती है कि वो सरफेस पे तो आती है, बिल्डिंग पे भी स्ट्राइक करती है, बट उतनी ही स्पीड से वो आगे मूव कर जाती है। तो बिल्डिंग क्या करता है कि उस वेव्स को बहुत आराम से बियर कर लेता है, क्योंकि चीजें कोलैप्स होने से पहले वो क्या होता है, आगे की तरफ मूव कर जाता है। बट जो सेकेंडरी वेव होती है, सेकेंडरी वेव में क्या प्रोसेस है, सेकेंडरी वेव होता क्या है, सेकेंडरी वेव में और ये जो प्राइमरी वेव होता है, ये अलोंग द सरफेस मूव करता है। लाइक ये अगर आपका सरफेस है तो अलोंग द सरफेस ये मूव करेगा, ऐसे ऐसे मूव करेगा। जैसे ये सरफेस जा रही है, इस सरफेस के थ्रू मूव करेगा। लाइक ना इसमें कोई वर्टिकल मूवमेंट होगा एंड ना ही इसमें कोई रोटेशनल होगा। तो जनरल सी बात है कि बिल्डिंग है, अगर उसके नीचे से एक वेव निकल जाती है तो वो उतना इफेक्ट इफेक्ट पड़ेगा, डेफिनेटली उसका इफेक्ट पड़ेगा, बट उतना इफेक्ट नहीं पड़ता जितना सेकेंडरी। सेकेंडरी वेव क्या होता है, सेकेंडरी आप लोगों ने शाइन कर्व पढ़ा होगा, तो शाइन कर्व के बेस पे क्या होता है, सेकेंडरी वेव में हमें यहाँ पे एम्पलीट्यूड मिलता है। तो जनरल सी बात है, अब इसी इसी वेव में ही, इसी वेव में ही अगर वेव ऐसे मूव कर रही है बिल्डिंग पे, भले इसकी इंटेंसिटी कम है, बट आप यही देखो कि एक बार मैं आपको ऊपर आगे पीछे करूं, एक बार आपको ऊपर नीचे करूं, तो फिर सबसे ज्यादा आपको प्रॉब्लम किसमें होगी, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको किसमें होगी, टेल मी। अप एंड डाउन, मतलब हम दोनों कंडीशन में क्या स्टेबल नहीं हो पाएंगे, बिकॉज हम अपवर्ड डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं, साथ साथ आगे पीछे भी मूव कर रहे हैं। तो हमारी जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो तो फेल हो गई ना। हम कब तक रजिस्ट करेंगे, जब तक हमारी क्राइटेरिया फुलफिल होगी। जैसे ही हम क्राइटेरिया से बाहर जाएंगे, हम क्या कर जाएंगे, किसी भी डायरेक्शन की तरफ टेंड कर जाएंगे, कोलैप्स कर जाएंगे। तो सेम वही कॉन्सेप्ट हमारी फॉलो होती है बिल्डिंग्स पे। हालांकि इसकी इंटेंसिटी कम होती है, बट ये बिल्डिंग को पूरी वाइब्रेट कर देती है इन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन। इज इट क्लियर? तो सबसे ज्यादा हमें हेजर्ड किससे होता है, सबसे ज्यादा हेजर्ड अब किसके होगा, सेकेंडरी। ठीक है, समझ में आ गया। प्राइमरी वेव क्या होती है, अलोंग द सरफेस मूव करती है, तो बिल्डिंग बहुत ही आराम से उस वेव को आराम से रजिस्ट कर जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। बट जैसे सेकेंडरी वेव आती है, फिर वो पूरी बिल्डिंग को क्या करती है, फॉरवर्ड बैकवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड हर एक डायरेक्शन में क्या करती है, मूव करने लगती है। तो इस बेस पे ये प्रॉब्लम होती है। तो नाउ हियर यू कैन सी अर्थक्वेक वेव जो सिस्मिक वेव ट्रेवल कैसे करते हैं। हियर यू कैन सी, यहाँ पे आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा। नई वाली किसी ने गॉडजिला देखा, गॉडजिला? तो उसमें जब गॉडजिला आता है समुद्र की तरफ से, तो उसका रेंज ऐसे दिखाते हैं, कलर वाइज कलर अपने कंप्यूटर्स पे दिखाते हैं कि गॉडजिला सरफेस से कितनी दूरी पे है। ठीक है, तो कुछ उसी को कॉन्सेप्ट लेकर यहाँ पे से मेंशन कर सकते हैं कि वेव किस तरह से प्रोड्यूस हो रही है, यू कैन सी हियर। ठीक है, तो नाउ यहाँ पे कैटेगराइज करना है प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव एंड सरफेस वेव। There are three type of surface, three type of seismic wave. This is the primary wave, secondary wave. This is the body wave. Both are is known as body wave, and here this is the surface wave. So now, अब यहाँ पे देखो, जो मैंने आपको अभी बताया, प्राइमरी वेव क्या कर रहा है, along the surface मूव कर रहा है, लाइक डायरेक्शन आप देख सकते हो, यहाँ पे मूव कर रहा है। तो ये मूवमेंट हमारी बिल्डिंग को स्टेबल कर ले जाएगी, इसमें हमें कुछ इतनी दिक्कत नहीं होगी। बट जैसे ही सेकेंडरी वेव आती है, हमें देखो यहाँ पे वर्टिकल वाइब्रेशन मिलने लगता है, वर्टिकल वाइब्रेशन मिलने लगता है, जिससे बिल्डिंग की स्टेबिलिटी वीक हो जाती है। उसके बाद आता है सरफेस वेव।
जो सबसे ज्यादा हेजर्ड होती है, सबसे ज्यादा नुकसानदायक जो वेव होती है, वो हमारी होती है सरफेस वेव। सरफेस वेव में क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल तो अलोंग द सरफेस मूव करता ही करता है, अलोंग द वर्टिकली मूव करता ही करता है, साथ साथ अब ये वर्टिकल मूवमेंट की वजह से इसमें क्या मिल जाता है, मोमेंट मिल जाता है। जब भी अ, जब भी अर्थक्वेक आता है तो ये प्रोसेस हमेशा हाँ, अकॉर्डिंग टू वेव ये सारी चीजें होती हैं। और ये कैसे मेंशन होती है, जो रेक्टर स्केल पे वेव्स आती हैं, कभी कभी तो ऐसा होता है कि सरफेस वेव, बॉडी वेव, ये सरफेस पे पहुंचने से पहले इनकी इंटेंसिटी इतनी कम हो जाती है कि फिर वो उतना इम्पैक्ट नहीं कर पाती है। बट जैसे ही इनकी इंटेंसिटी इंक्रीज कर जाती है, जब जैसे ही सरफेस पे आती है, तो बहुत ही भयानक ही अपना इफेक्ट देती है सरफेस पे। तो सरफेस वेव में यू कैन सी हियर, अब इसमें क्या मिलेगा हमें, रोटेशनल मिलेगा। अब इस चीज को आप खुद ही मेंशन करो कि पहले तो हम हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे थे, वर्टिकल मूव कर रहे थे, हम इसी में स्टेबल नहीं थे। डेफिनेटली मैग्नीट्यूड पे ही सारी चीज डिपेंड करती हैं। तो पहले हम मूव कर रहे थे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, साथ साथ वर्टिकल डायरेक्शन में भी हम वाइब्रेट कर रहे थे एम्पलीट्यूड के थ्रू। अब इसके थ्रू हमें क्या मिल गया, इसमें रोटेशनल आने लगा, इसमें रोटेशनल आने लगा, क्योंकि यहाँ पे एक हमें डिस्टेंस मिल जाती है जिसकी वजह से हमें क्या मिलने लगता है, रोटेशनल। अब आप खुद ही समझ लो कि अगर मैं खड़ा हूं और मुझे पूरी तरह से रोटेट कर दिया जाए तो क्या मेरी स्टेबिलिटी बचेगी, टेल मी। अगर मुझे पूरी तरह से रोटेट कर दिया जाए तो क्या मेरी स्टेबिलिटी बचेगी, नहीं बचेगी। ठीक है, तो जब भी आपको कंपेयर करना होगा प्राइमरी या सेकेंडरी वेव में, देन यू कैन से सेकेंडरी वेव इज मोर हैजर्ड with respect to primary wave, and in comparison to seismic wave and surface wave, the surface wave is more hazard in comparison to seismic wave. So now here you can see primary wave travel through the ground, जो मैंने अभी बताया कि ये along the surface move करती है primary wave, and this is the fastest wave, जो मैंने बताया था कि इंटेंसिटी इसकी बहुत ज्यादा होती है। Now here travel through the ground, ये भी सेम, बिकॉज ये भी along the surface करती है, बट साथ साथ वर्टिकल मूवमेंट करती है। एंड नाउ मीडियम स्पीड वेव, इसकी वेव जो स्पीड जो होती है इससे प्राइमरी वेव से कम होती है। नाउ द नेक्स्ट इज सरफेस वेव, ट्रेवल्स ओनली ऑन अर्थ सरफेस। ये कहाँ पे मूव करती है, सिर्फ और सिर्फ अर्थ सरफेस पे। ओनली ऑन अर्थ सरफेस मतलब इसको चलने मीडियम के लिए इसको किसकी नीड होती है, सॉलिड्स की नीड होती है, लिक्विड में ये वेव मूव नहीं करती। So now here you can see the surface wave is travel only in the earth surface, and this is the slowest wave। अगर ये अपनी पूरी स्पीड के साथ आएगी तो पूरा का पूरा अर्थ क्रश कर जाएगा, बट ये बहुत ही स्लोएस्ट वेव होती है। स्लोएस्ट होने के बाद भी ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस होती है। On the basis of seismograph, you can see here the graphics position. This is the your uh, surface wave. This is the secondary wave, and this is the primary wave। आप इसके बेस पे यहाँ पे कंपेरिजन कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ सिस्मोग्राफ। नाउ सेम चीज यहाँ पे, यहाँ देखो कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड एंड लिक्विड बोथ। प्राइमरी जो होती है वो सॉलिड एंड लिक्विड दोनों मूव कर लेती है, ओनली ट्रेवल थ्रू द सॉलिड, ये केवल सॉलिड सॉलिड मूव करती है। एंड यहाँ पे भी है अर्थ सरफेस, तो देन सरफेस वेव इज आल्सो मूव्ड ओनली सॉलिड पर सॉलिड सरफेस। नाउ ये देखो, ये फिगर में दिखाने वाला था, यहाँ पे क्रस्ट है, मेंटल है, आउटर कोर है, इनर कोर है। इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल एंड क्रस्ट, हम कहाँ पे रहते हैं, टेल मी, हम लोग कहाँ पे रहते हैं, क्रस्ट पे। ठीक है, हाँ, ये जो मैंने आपको मूवी बताई है कोर, उसे देखना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे आपको, बिकॉज हम स्पेस में जाते हैं तो चीजें हमारे आंखों के सामने होती हैं। चीजें हमारे आंखों के सामने होती है तो हम हर एक चीज को इजिली विजुलाइज कर लेते हैं। बट सरफेस के नीचे क्या है, कैसा है, अभी हमने इसके बारे में उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिला। ये एक कॉन्सेप्ट है जिसके बेस पे हमने इसे
डिवाइड किया डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है। नाउ हियर यू कैन सी रॉक पार्टिकल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन एज अर्थक्वेक। जो रॉक पार्टिकल्स होते हैं, मतलब कोई पार्टिकल्स मूव करेंगे अर्थक्वेक की सेम डायरेक्शन, जिस वेव में आ रही है उसी उसी साथ साथ मूव करेंगे। एंड रॉक पार्टिकल मूव आल्सो इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, उसके डायरेक्शन में तो मूव करेंगे, साथ साथ वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी इस तरह से मूव करते चलेंगे। आगे भी आगे ऐसे से मूव करेंगे, साथ साथ ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अरे आपने एटम्स एटम्स देखा है ना, एटम्स की क्या टेंडेंसी होती है? एटम्स क्या होते हैं? एटम क्या करते हैं अपनी पोजीशन पे ऐसे से? एटम कभी भी स्टेबल नहीं होता है, एटम कभी भी स्टेबल नहीं होता। स्टेबल क्यों नहीं होता? टेल मी। अगर ये एटम है, इसका सेंटर है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके आउटर मोस्ट क्लास में क्या करता है? इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ई नेगेटिव है ना। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ई नेगेटिव है ना, नेगेटिव चार्ज होता है ना। टेल मी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। इसकी जो न्यूक्लियाई होती है, इसकी न्यूक्लियाई होती है, इसकी न्यूक्लियाई में क्या होता है? इसकी न्यूक्लियाई में क्या होता है? पॉजिट्रॉन, ठीक है। तो इस बेस की वजह से, इस बेस की वजह से क्या होता है कि ये हमारी जो एटम होती है वो स्टेबल नहीं होती है, क्योंकि ये ऐसे मूव करता रहता है। इसके जो इसके आउटर मोस्ट क्लास होते हैं उसमें क्या करता है, ये मूव करता रहता है। इस मूवमेंट के कारण ये हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स ये जो हमारी एटम होती है ओवरऑल, ये जो एटम होती है ये क्या करती है, ऐसे से ऐसे से ऐसे से मूव करती रहती है, ऐसे से, ठीक है। ये स्टेबल नहीं होते। तो नाउ वही चीज इसमें, यहाँ पे आप देख सकते हो perpendicular opposite direction to the moment of earthquake, and now same direction as earthquake। अपोजिट डायरेक्शन में अगर अर्थक्वेक आ रहा है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है तो किस तरह शो करेगा, एंड सेम डायरेक्शन में करेगा तो किस तरह से शो करेगा। यहाँ पे आप ये क्लियरली मेंशन कर सकते हो। लाइक प्राइमरी वेव में यू कैन सी हियर वेव डायरेक्शन इज इस तरह से स्ट्राइक करेगा, एंड ये ग्राउंड मोशन होगा तो बिल्डिंग को इस तरह से मूव करेगा। नाउ बट जब आप सेकेंडरी वे में जाते हो तो वेव के साथ साथ ये क्या करता है, ग्राउंड मोशन भी करता है। तो बिल्डिंग क्या करती है, हर एक डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी वेव एंड सेकेंडरी वेव। नाउ हियर यू कैन सी, ये तो आपने देखा रोलिंग मूवमेंट। जो आपकी सरफेस वेव है उसमें क्या होती है, रोलिंग, जो मैंने आपको यहाँ पे ऊपर दिखाया था। ये क्या करता है, रोल करता है। यहाँ पे इसमें रोलिंग मूवमेंट मिलता है, लाइक दिस। जबकि ग्राफ है, जिसमें ग्राफ पे किस तरह से मेजरमेंट होता है, यू कैन सी हियर। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से आप इसे मेंशन कर सकते हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, सरफेस वेव, क्लियर? इसी में इसमें किसी को कोई डाउट? आज मैंने सबसे कहा था कि सभी लोग ज्वाइन होना, अभी तक 38 पार्टिसिपेंट्स है। राहुल, मैंने पहले क्लास के दिन ही बताया था कि जो चीजें मुझे प्रोवाइड करनी होगी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बट जो चीजें रिस्ट्रिक्टेड हैं वो चीजें मैं नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। आप इसकी पिक ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नो, इसी तरह से ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन दे रखा है और उसके बारे में बता रखा है। तो सरफेस वेव को भी दो पार्ट्स में जैसे आपने देखा था, लाइक प्राइमरी वेव आपने प्राइमरी सेकेंडरी वेव देख लिया। सरफेस वेव को उन्होंने डिवाइड किया, रैले वेव, लव वेव और स्टर्नली वेव। तो उसके बेस पे आप यहाँ पे देख सकते हो बॉडी वेव,
एक मिनट, हाँ, सिस्मिक टाइप ऑफ सिस्मिक बॉडी वेव, सरफेस वेव। बॉडी वेव आपको समझ में आ गया। एंड नाउ सरफेस वेव में आपको कौन से वेव मिलेंगे? लव वेव एंड रैले वेव, इस टाइप से वेव मिलेंगे। ये दोनों साइंटिस्ट थे, लव वेव एंड रैले, ये दोनों साइंटिस्ट थे, नेम्ड आफ्टर AEH लव, ए ब्रिटिश मैथमेटिशियंस। ये मैथमेटिशियंस थे, ये साइंटिस्ट ही थे, वर्क ऑन द मैथमेटिकल मॉडल फॉर दिस काइंड ऑफ द वेव इज 1911। 1911 में ही इन्होंने कैलकुलेशन कर लिया था। इट इज द फर्स्ट सरफेस वेव एंड मूव द ग्राउंड फ्रॉम साइड टू साइड, confined to the surface of the crust. Love wave produce entities horizontal motion. Now here you can see the Rayleigh wave named for John Williams Stuart Lord Rayleigh. इनके बेस पे ये नाम पड़ा। You can see here, ये भी एक मैथमेटिशियंस थे, और इन्होंने रेले वेव, ये मैथमेटिक के थ्रू इन्होंने जिस वेव को डिस्कवर किया था, उन्हीं के बेस पे इनका नाम रेले वेव रख दिया गया था। नाउ यू कैन सी द इफेक्ट ऑफ द लव वेव एंड रेले वेव आल्सो, ओके, लाइक दिस। तो ये दो वेव्स हैं जिनके थ्रू आपको पढ़ना है, ओके, सेम है, ठीक है। ये जो मैंने आपको दिखाया पीपीटी, इसमें सारी चीजें हैं, सरफेस वेव, रेले वेव, लव वेव, स्टेशनरी वेव, प्राइमरी और सेकेंडरी वेव, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेव किस तरह से मूव कर रही है। यू कैन फाइंड हियर बोथ सरफेस वेव एंड प्राइमरी वेव रीच हियर, आउटर क्रस्ट पे पहुंचती हैं, तो किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं, यू कैन फाइंड हियर। ये जो था आपकी पीपीटी थी, सम डिफरेंट डिफरेंट पीपीटी, जिसके बेस पे आपने चीजों को देखा, लाइक दिस। अब हमें, जैसे मैंने मेंशन कर लिया, ये सारी चीजें हमें पता चल गई सिस्मिक के बारे में। अब समझ में आ गया ना सिस्मिक का मतलब, समझ में आ गया सभी लोगों को? किसी को डिफाइन करना होगा, आप लोग डिफाइन कर ले जाओगे। तो नाउ आज का जो फर्स्ट टॉपिक हमारा है वो कैलकुलेशन ऑफ स्टैटिक स्टैटिक लोड कैलकुलेशन है। स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक में हमें क्या करना है, बेस शेयर, जो बेसिकली हम सेकेंडरी वेव के बेस पे कैलकुलेट करते हैं। एंड नाउ जो अब स्टैट प्रो में जो आप पढ़ोगे, तो हियर यू जस्ट लर्न स्टैटिक कैलकुलेशन। स्टैटिक कैलकुलेशन के बाद आप पढ़ोगे रैले वेव एंड लव वेव। रैले वेव पढ़ोगे रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस। पहले रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस पढ़ोगे, देन आफ्टर यू विल लर्न टाइम हिस्ट्री एनालिसिस। 4 टॉपिक है यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए। फर्स्ट तो आपका बेसिक, जिसपे आपको स्टैटिक कैलकुलेशन करना है, बेस शेयर कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू सिस्मिक डिफिनीशन। एंड सेकंड आपको जो कैलकुलेशन करना है अकॉर्डिंग टू रैले वेव एंड लव वेव के बेस पे करना है। रैले वेव, लव वेव को यहाँ पे मॉडल कैलकुलेशन के नेम से जाना जाता है। एंड नाउ सेकंड जो आप पढ़ोगे रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस एंड टाइम हिस्ट्री एनालिसिस, ठीक है। तो इतनी टॉपिक आपको कवर करना है। तो देखो, सबसे पहले भैया कोड में देखो, कुछ कोडल प्रोविजन समझ लो। बेसिकली here you can find there are 4 zone of India. There are 4 zone of seismic zone in India, ठीक है। जितने भी लोगों ने 5 जोन कहा था वो यहाँ पे देख लो। There are only 4 zone in India. जोन फर्स्ट एंड जोन सेकंड को आपस में मर्ज कर दिया गया था, तो ये 5 जोन ही, बट दो जोन को, जोन नंबर 1 एंड जोन नंबर सेकंड को आपस में मर्ज कर दिया गया। So that's why here is only 4 type of zone, like zone second,
जोन थर्ड, जोन 4 एंड जोन 5। ठीक है, इज इट क्लियर? अकॉर्डिंग टू कलर आप अपने एरिया को यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि आप किस एरिया में आ रहे हो। लाइक दिस, आप इसे यहाँ से देख सकते हो। आप जोन 3 में हो, या जोन 2 में हो, या जोन 4 में हो, या जोन 5 में। तो लाइक बेसिकली अभी हम कहाँ पे हैं? जोन 3 में है ना। अगर हम अपने स्टेट की बात करें तो कौन सा स्टेट होगा? जोन 3 ना। टेल मी। तो टेल मी, एवरीवन टेल मी। जोन 3। हाउ मेनी टाइप ऑफ जोन इन इंडिया on the basis of seismic? How many type of zone in India on the basis of seismic? Yeah, 4 type of. 3 नहीं है, 4 है अंकित। 4 देखो मैं सामने है ना। जोन नंबर 2, जोन नंबर 3, जोन नंबर 4, जोन नंबर 5। ठीक है, तो नाउ आफ्टर मेंशनिंग दिस, मैं से थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। जो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है बेसिकली, यहाँ पे देखो ये कॉम्बिनेशन है। 1.5 जो डेड लोड लाइव लोड में देता हूँ यहीं से, ये अकॉर्डिंग टू कोड है। 1.5 कल मैंने शायद विंड लोड कैलकुलेशन कराया था तो 1.2 भी दिया था उसमें, याद है? ये कोडल प्रोविजन के बेस पे ही दिया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ से इसे देख सकते हो। 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 लाइव लोड एंड 1.2 डेड लोड प्लस 1.2 लाइव लोड प्लस 1.2 अर्थक्वेक लोड और विंड लोड। और एक चीज और ध्यान रखना, बेसिकली होता क्या है, पूरे इंडियन स्टैंडर्ड कोड में ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि आप विंड और सिस्मिक दोनों लोड एक साथ अप्लाई नहीं कर सकते। ये पूरे कोड में कहीं नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों के दिमाग में अगर ये क्वेश्चन उठता है कि सर क्या हम दोनों लोड के सप्लाई कर सकते हैं अपने बिल्डिंग पे? या यू आर टोटली फ्री टू अप्लाई विंड लोड एंड सिस्मिक लोड, बोथ लोड ऑन योर स्ट्रक्चर। बट दोनों में डिफरेंट क्या हो जाएंगे? बेसिकली लाइक अगर मुझे अपने कोस्टल एरिया में बिल्डिंग बनाना है तो हमें पता है कि कोस्टल एरिया में जो विंड है वो ज्यादा इम्पैक्ट करती है इन कंपेरिजन टू सिस्मिक। विंड ज्यादा इम्पैक्ट बिल्डिंग पे करती है इन कंपेरिजन टू सिस्मिक, अर्थक्वेक के रिस्पेक्ट में। ओके, नाउ बट जैसे हम अपने स्टेट में आके बात करेंगे, लाइक दिल्ली की बात करेंगे या फिर बिहार की बात करेंगे, तो इन दिस रीजन अर्थक्वेक इज मोर इम्पोर्टेंट इन कंपेरिजन टू विंड। ठीक है, होता क्या है, आप दोनों पे कैलकुलेशन कर सकते हो, बट आपको पता है कि जैसे ही आप दोनों को अप्लाई करोगे बिल्डिंग पे, तो जो कि आप विंड पे भी अप्लाई कर रहे हो, साथ साथ सिस्मिक पे भी अप्लाई कर रहे हो, तो क्या हो जाएगी, आपको बिल्डिंग को स्टेबल करने के लिए इसके हर एक चीज को इंक्रीज करना पड़ेगा। लाइक इसके क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज करना पड़ेगा, इसकी मटेरियल को इंक्रीज करना पड़ेगा, इसकी जो आप ग्रेड दोगे, कंक्रीट ग्रेड दोगे, वो भी इंक्रीज करके दोगे। तो कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, वो बहुत ही हाई हो जाएगा। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर इम्पोर्टेंस, लाइक अगर हमें पता है कि जिस एरिया में काम कर रहे हैं वहां पे सबसे ज्यादा इफेक्ट अगर हो रहा है वो विंड का हो रहा है, तो हम फिर उस बिल्डिंग पे विंड का कैलकुलेशन करेंगे, ना कि अर्थक्वेक का। अदरवाइज आप ऐसे एरिया में काम कर रहे हो जहां विंड से ज्यादा अर्थक्वेक इम्पैक्ट करता है बिल्डिंग पे, तो देन हम विंड को इग्नोर करेंगे एंड देन उस स्ट्रक्चर पे हम किसको मेंशन करेंगे? अर्थक्वेक को मेंशन करेंगे। बट ये कहीं भी आईएस कोड में नहीं लिखा हुआ है कि आप इन दोनों लोड को एक साथ मेंशन नहीं कर सकते। बट एक नेचुरल है कि अगर आप दोनों को अप्लाई करोगे तो यू आर फ्री टू अप्लाई, बट क्या हो जाएगा कि द कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ये बहुत ही ज्यादा हाई हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। तो इन दोनों में से आप किसी एक चीज को मेंशन करते हुए अपने प्रोजेक्ट पे
वर्क कर सकते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? नाउ देखो यहाँ पे दो तीन चीजें हैं, इसे आप नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइक डिजाइन स्पेक्ट्रम में हमें हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन में यू कैन फाइंड द वैल्यू हियर। द फॉर्मूला इज z इंटू आई, z अपॉन 2 इंटू आई अपॉन, ऐसे याद करना आपको, z अपॉन 2 इंटू आई अपॉन आर इंटू एस ए बाई जी। ओके, z अपॉन 2 इंटू आई अपॉन आर इंटू एस ए बाई जी, ऐसे अपॉन जी या ऐसे बाई जी, जो भी आपको समझ में आए उस टाइप से कर लेना। फिर z इज द जोन वैल्यू, I is the importance factor, SA by G is the time response factor, and R is the response reduction factor. इन सब की वैल्यू जो होगी, ये SA by G की वैल्यू जो हम कैलकुलेट करेंगे, ये टाइम पीरियड के बेस पे कैलकुलेट करेंगे कि जो टाइम पीरियड है फ्रीक्वेंसी की वो कितनी है, उस बेस पे हम SA by G की वैल्यू मेंशन करेंगे। So now Z is the zone value, I is the importance factor, and R is the response reduction factor. SA by G is the average response acceleration coefficient. आफ्टर मेंशनिंग दिस, अब आपको करना क्या है? लाइक सबसे पहले आपने मेंशन कर लिया कि हियर जो आपकी जोन है, देयर आर 4 जोन, सेकंड जोन, थर्ड जोन, फोर्थ जोन, फिफ्थ जोन, लो, मिड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर. नाउ हियर आई एम मेंशनिंग द my building is stabilized in moderate condition. Now the value of zone is 0.16, and now z की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई, and now I की वैल्यू आपको कहाँ से मिलनी है? Here you can find the I value from the table number 6. Now table number 6 पे जाओ, table number 2, table number 3, table number 4, 5, 6. Here you can find the importance factor value I for all other building. अगर आप एक normal building बना रहे हो, then the value is 1. If the building is important building है, तो एक multi story building है, इस type की building है, so here you can take the value is 1.5. Now you just find the value of Z and I, and on the basis of response reduction factor you can find the value, like down, yeah, here you can find the table number 7. From table number 7 you can find the response reduction factor. like आपकी फ्रेम किस टाइप से, बिल्डिंग आपकी किस है, स्पेशल आरसी मोमेंट टेस्टिंग फ्रेम है, रिइंफोर्समेंट कंक्रीट मोमेंट टेस्टिंग फ्रेम है, अदरवाइज ऑर्डिनरी रिइंफोर्समेंट कंक्रीट मोमेंट टेस्टिंग फ्रेम है, या फिर डिफरेंट टाइप की फ्रेम है, तो उसके बेस पे आप यहाँ से आर की वैल्यू मेंशन कर सकते हो। हर एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बिल्डिंग के अकॉर्डिंग आप यहाँ से आर की वैल्यू कंसीडर कर सकते हो। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? तो हमें जेड की वैल्यू मिल गई, Z/2 कंफर्म हो गया, आई अपॉन आर कंफर्म हो गया। अब हमें जो कैलकुलेट करना है, SA/G की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। SA/G की वैल्यू जो हम कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे फार्मूला है, अप्रोक्सीमेटली नेचुरल पीरियड फार्मूला जो हमारे पास यहाँ पे है, T इक्वल्स टू 0.09 H अपॉन रूट डी। यहाँ पे H है, H मिसप्रिंट है, ये कोड में मिसप्रिंट है, तो ये जो वैल्यू है 0.09 H बाई रूट डी, where H is the height of the building and D is the base diameter, जिसकी width होगी of the building. Okay, so now after mentioning the H value and D value, हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी? यहाँ से TA की वैल्यू मिल जाएगी। Is it clear? Is it clear?
टीए की वैल्यू मिल गई हमें, क्योंकि इसी टीए की बेस पे हमें क्या करना है, एस ए बाई जी की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो एस ए बाई जी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले टीए की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, जो नेचुरल पीरियड है उसको कैलकुलेट करनी होगी। तो टीए इक्वल टू 0.09 h upon root d. On the basis of this formula, we will calculate the TA value. And now here you can see the percentage of the impact load to be considered in seismic wave calculation. जो impact load provide करते हैं, impact load जो हमारी live load values होंगी, अगर उस live load value को यहाँ पे ध्यान से देखना, ये सारे कोडल प्रोविजन है, कोई भी बात में कोड से बाहर नहीं कर रहा हूँ, जो भी चीजें हैं सब कोड के रिस्पेक्ट में है। Now here you can see the imposed uniformly distributed floor load किलोमीटर, याद रखना this is the floor load, याद रखना इस चीज को, this is the floor load। तो floor load में आपको कौन सा आ जाएगा, टेल मी, floor load में कौन सा लोड आ जाएगा, floor load में आपके आएंगे जो और डेड लोड की बात नहीं करेंगे, लाइक अगर आप स्लैब की अप्लाई करोगे तो स्लैब की ठीक है, बट दिस इज द इम्पैक्ट इम्पोज लोड में कौन से आते हैं, लाइव लोड। तो लाइव लोड में जो मैंने मेंशन किया था, लाइक दिस इज द इम्पोर्टेंट बिल्डिंग देन 5 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, एंड बाद में हमने मेंशन किया था क्या कि पैरापेट लोडिंग मैंने मेंशन की थी 1.5 का। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट लाइव लोड, इम्पोज लोड कैन बी कैलकुलेटेड अप टू एंड इंक्लूडिंग 3। अगर वो लोडिंग 3 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर है तो उस लोडिंग का हम सिर्फ 25% लोडिंग मेंशन करेंगे। इज इट क्लियर? उस लोडिंग का हम केवल 25% लोडिंग मेंशन करेंगे। तो 3 का 25 कितना हुआ, 3 का 25% कितना हुआ, टेल मी, 3 का 25% कितना हुआ, 0.7। तो अगर आपने बिल्डिंग मेंशन कर रखा है दिस इज नॉर्मल टाइप ऑफ बिल्डिंग, तो जहां पे हम 3 किलोमीटर प्रोवाइड करते थे, अब वहां पे हम कितना पुट करेंगे, 0.75 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। अगर आपने मेंशन कर रखा है कि वो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, लाइक उसकी वैल्यू 5 किलोमीटर है, लाइक उसकी वैल्यू 5 किलोमीटर है, देन हियर यू कैन टेक द वैल्यू इज 50%। तो 50 का 5 का 50% कितना हुआ, 5 का 50% कितना हुआ, 2.5। तो अब हमारी वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगी, जो हम प्रीवियस पहले पुट करते थे वो सारी वैल्यू हमारी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी लाइव लोड के बारे में हुई। अब इस टीए का जो वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, लाइक टीए की वैल्यू हमारी कुछ आई, और उस टीए की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे। जैसे लाइक हमारी जो सॉइल है, जैसे अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो हियर आई एम मेंशनिंग दिस इज अ रॉकी सॉइल, हार्ड सॉइल। तो टीए की यहाँ पे एक रेंज दे रखा है, इस रेंज में से किसी भी रेंज में आएगी अगर टीए की वैल्यू, तो देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं यहाँ से क्या करूंगा, एस ए बाई जी की वैल्यू मेंशन कर लूंगा। लाइक अगर टी की वैल्यू मेंशन हो गई 2.5 मेंशन हो गई, मतलब 0.1 से 0.4 के बीच आ गई, तो नाउ एस ए बाई जी की वैल्यू में कितना लूंगा, 2.5। लाइक अगर मीडियम सॉइल है तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस यहाँ से हम उसकी वैल्यू यहाँ कंसीडर करेंगे। एंड सिमिलरली अगर सॉफ्ट सॉइल है देन यू कैन मेंशन एस ए बाई जी वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेबल। यहाँ से आप इस ग्राफ को देख सकते। एस ए बाई जी की वैल्यू मिल गई, एस ए बाई जी की वैल्यू मिल गई, टेल मी, टेल मी एवरीवन, एस ए बाई जी की वैल्यू मिल गई। ठीक है, एस ए बाई जी की वैल्यू मिलने के बाद हमने इस सारी वैल्यू को पुट कर दिया अपने इस फॉर्मूले में, देन हियर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एच, हॉरिजॉन्टल सिस्मिक कोएफिशिएंट एच की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली। जेड की वैल्यू, आई की वैल्यू, आर की वैल्यू, एस ए बाई जी की वैल्यू मेंशन करते हुए हमने एच की वैल्यू मेंशन कर ली। अब इस एच की वैल्यू को हम पुट करेंगे अपने बेस शेयर में।
बेस शेयर क्या होगा? बेस शेयर का फॉर्मूला जो है वो एच इंटू टोटल लोड, बिल्डिंग पे टोटल लोड कितनी आ रही है यहाँ पे, एच इंटू टोटल लोड। हमें यही बेस शेयर कैलकुलेट करना होगा, वीबी इक्वल्स टू ए एच इंटू डब्ल्यू, एच इंटू डब्ल्यू। डब्ल्यू इज द टोटल सिस्मिक वेट, मतलब वही बिल्डिंग की जो उसकी डेड लोड पूरा है ओवरऑल कितना कैलकुलेट करके आ रही है, डेड लोड लाइव लोड, उसके बेस पे हम यहाँ पे डब्ल्यू कंसिडर करेंगे। एंड नाउ डब्ल्यू की वैल्यू मिलने के बाद एच की वैल्यू मिल जाएगी, एंड एच की वैल्यू मिलने के बाद यहाँ से हमें वीबी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यही हमें बेस शेयर कैलकुलेट करना होता है स्टैटिक कैलकुलेशन। यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर? इसमें कैलकुलेशन में यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर? किसी को कोई डाउट होगा तो डेफिनेटली पूछ लेना, कोई बात नहीं। ओके, अब देखो ये सारी चीजें हम स्टैट प्रो में कैसे करेंगे, देखते जाओ। नाउ हियर आई एम मेंशनिंग, आई एम जस्ट ओपनिंग static calculation, click on next, click on finish,